हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल दी स्टूडेंट। माय नेम इज फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड जो टॉपिक चल रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एवोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन आएंगे एंड फॉसिल्स। ठीक है, तो सिंपल है, पहले डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करेंगे। तो एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में आपस में क्या सिमिलरिटी है, किस तरीके से हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्कस करना है इसमें। तो अगर आपको याद होगा तो हमने 9th क्लास में आपको विटेकर की क्लासिफिकेशन बताई थी। ठीक है, जो विटेकर आए थे उन्होंने क्लासिफाई किया था सब ऑर्गेनिज्म को, जो भी ऑर्गेनिज्म है उन्होंने क्लासिफाई किया था उनको 5 किंगडम्स में। ठीक है, कुछ बेसिस लेके उन्होंने कुछ बेसिस ली थी जिससे उन्होंने उनको क्लासिफाई किया था। वहां पे हमने एक टर्म डिफाइन की थी, उसको हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? ठीक, सपोज आपकी टेक्स्ट ने डेफिनेशन दिया, मैं वही पढ़ूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कोई काम, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेशलिटी, कोई पर्टिकुलर टास्क जो वो अंजाम देता है। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म का। सपोज हम बात करेंगे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह अगर हम बोलेंगे कि सपोज जो व्हील है उसमें फिन्स है, ठीक है, तो फिन्स उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं, वहां पे हम क्या किया था, हमने सबसे बेसिक यूनिट को देखा था, जैसे सेल को देखा। ठीक है, उसके बाद सेल के बेसिस पे डिवाइड किया था। ठीक, तो सपोज मैं आपको समझाता हूं, हमने पहले ये किया था ये डिस्कस किया था कि सपोज एक सेल है, ठीक, क्या उसमें न्यूक्लियस है या नहीं है। ठीक, अगर न्यूक्लियस है तो एक ग्रुप में डिवाइड किया, अगर नहीं है तो दूसरे को, मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, उसके बाद आ गए थे, हाँ, अगर न्यूक्लियस है उसके बाद यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ठीक, तो ये एक वे है क्लासिफिकेशन की। ठीक, इसी तरह क्या करते हैं हम ये कहते हैं कि अगर हमने 2 इंडिविजुअल्स को ले लिया, ठीक, और उनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ही मतलब कम, उनमें बहुत ही कम टाइम पहले ही उनमें कॉमन एंसेस्टर थे। मतलब मैं बताता हूं आपको, सपोज कोई भाई और बहन है, ठीक है, तो वो आपस में उनकी शक्ल मिलती है, ठीक, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके जो कॉमन पेरेंट्स है वो उसी जनरेशन में, ठीक, एक जनरेशन पहले उनके कॉमन पेरेंट्स थे। अब हम देख लेंगे सपोज कजिन्स को, ठीक, आपस में कजिन्स मिलते हैं थोड़े से। क्यों? क्योंकि उनके जो कॉमन एंसेस्टर थे वो 2 जनरेशन पहले थे। तो ये जो आपस में मिलना है ना, ये जो सिमिलरिटी है, ये किसकी वजह से है? ये कॉमन एंसेस्टर्स की वजह से है। वही कॉमन एंसेस्टर्स अगर हम उनको पीछे लेते जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उनके कॉमन एंसेस्टर कौन थे, उनके कॉमन एंसेस्टर कौन थे, तो लास्ट पे हम पहुंचेंगे एक जगह पे जहां पे सिंगल एंसेस्टर होगा सबका। ठीक, तो यही जो है ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड है जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म्स को। उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। एंड लास्ट में हम पहुंच जाते हैं वहां पे जहां पे फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जमा होके उन्होंने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया। ठीक, तो इसमें हमें ये डिस्कस करना था कि ये किस बेस पे हम जो है क्लासिफाई करते हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के एंसेस्टर्स बहुत कम टाइम पहले रहे कॉमन एंसेस्टर्स। इसी तरह जो थोड़े कैरेक्टर्स में डिफरेंट है, हम बोलते हैं कि उससे थोड़ा दूर ही, उनसे मतलब पास्ट में कुछ ईयर्स पहले या कुछ 10 ईयर्स था, कुछ डिकेड्स पहले उनके एंसेस्टर्स कॉमन रहे हैं। ठीक, इसी तरह फिर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस में। ये तो एवोल्यूशनरी बेस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सिंपल है, कोई मसला नहीं इसमें इतना। ठीक, बहुत सारी थियरीज इसके लिए आई है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पहले क्या हुआ था, पहले कैसे ऑर्गेनिज्म बने थे, हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था हाल्डेन की थियरी को, मिलर और यूनिट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, तो थियरी है, ये कोई इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब उस तरीके का प्रूफ नहीं होता कि आप ऑर्गेनिज्म बना के दोगे, लेकिन थियरी है, तो अगर कुछ थोड़ा सा क्लू मिल जाता है तो वो फिर मानी जाती है, ज्यादातर उसी को बिलीव किया जाता है। ठीक, तो हम अपनी थियरी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से कुछ होना चाहिए था, मे बी ऐसे हुआ हो, तो वो थियरी भी चल सकती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, इसमें इतना ही था कि किस बेसिस पे हम करते हैं, कॉमन एंसेस्टर कहाँ पे था, कॉमन कैरेक्टर्स कितने मिल रहे हैं, जितने ज्यादा कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो उतना वो उनमें जो कॉमन एंसेस्टर थी वो रिसेंट है। ठीक है, इसी तरह फिर हम उसी बेस पे उनको
क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे बेसिस हैं। ठीक है, तो सॉरी, सेकंड पे आ जाता है ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक, जब हम ट्रेस करते हैं ना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या हुआ था ऑर्गन के बीच में, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, तो हम कुछ चीजें हमें मिल जाती है। सपोज हम बात करेंगे 4 लिम्ब्स की। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि सपोज बर्ड, ह्यूमन, या मैं आपको बताऊंगा फ्रॉग या लिजर्ड। ठीक है, उनमें क्या है, उनमें जो 4 लिम्ब्स का स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक, इसका क्या मतलब है, फंक्शन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन उनका क्या है, उनका स्ट्रक्चर सेम है। या सपोज हम ये मानेंगे एक बेसिस है, हम कहेंगे स्ट्रक्चर सेम है, तो इनकी एंसेस्ट्री बहुत ही रीसेंट है। ठीक है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम है, 4 लिम्ब्स के एटसेट्रा, ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। या दूसरा हम देख सकते हैं कि इस वाली प्रोसेस को जहां पे हम ये देखते हैं, ये जो 2 ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनमें जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स है ये सिमिलर है। ठीक है, हम कहते हैं कि इनमें रिसेंटली जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे, तो उन वाले ऑर्गन को हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम था, एंसेस्ट्री कॉमन थी, लेकिन ये डाइवर्ज हो गए, उन्होंने फंक्शन डिफरेंट ले ली और वो डाइवर्ट हो गए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए। ठीक है, सिंपल टर्म्स है। और एक वे है कि हम ये कह सकते हैं कि फंक्शंस के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, सपोज विंग्स है फ्लाई के लिए। ठीक है, किसी को फ्लाई करना है, सपोज बर्ड को फ्लाई करना है तो विंग्स है, बैट को फ्लाई करना है तो विंग्स है, इंसेक्ट्स को फ्लाई करना है तो विंग्स है। अब बात यह है कि क्या विंग स्ट्रक्चर सेम है, विंग में जो कॉमन स्ट्रक्चर है क्या वो उनमें सेम है। सपोज बैट में जो है, बैट में इस तरह की कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और उनमें क्या होता है, यहाँ पे सिकन फोल्ड्स होते हैं। ठीक, सिकन फोल्ड्स, फिर यहां पे, लेकिन जो बर्ड है, बर्ड में क्या होता है, बर्ड में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ऊपर से फिगर होते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं दोनों जो है यूज होते हैं किसके लिए, फ्लाई करने के लिए, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है। तो हम यहां पे इसको बोलते हैं, ये उनको कन्वर्ज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एंसेस्ट्री डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, सिंपल है, सिंपल टर्म्स है। तो मैं आपको बताऊंगा इंसेक्ट की विंग्स मुझे बोलो और बर्ड की विंग्स बोलो, आपको समझोगे कि विंग्स है तो दोनों फ्लाई के लिए हो रही, तो दोनों स्ट्रक्चर ही सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इंसेक्ट्स की विंग जो है वो एक सिकन फोल्ड है। ठीक है, मॉडिफाई हुई है, सिकन मसल्स मॉडिफाई हुई है फ्लाई करने के लिए, लेकिन बर्ड की जो विंग है उसमें फिदर्स है और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसको हमारी जो 4 लिम्ब है उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको उस पर फिदर्स आ गए और वो मॉडिफाई हो गए फ्लाई करने के लिए। ये जो ऑर्गन्स इनको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स हमें इस्तेमाल होते हैं, ये हमें यूज होते हैं, ये हमें कुछ क्लूज देते हैं जब हम इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द एवोल्यूशनरी बेसिस। ठीक है, सिंपल टर्म्स, सॉरी। ठीक, तो ये था होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। अब मैं यहाँ पे आपको और एक चीज बताऊंगा, अभी आपके टेक्स्ट में नहीं है लेकिन आप चाहें तो याद रख सकते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई कॉमन एंसेस्टर होता है। ठीक है, एक एंसेस्टर होता है, एक स्टॉक होता है, उससे क्या होता है, उससे जो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं ना, वो डिफरेंट वे में जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स में जाते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग लेते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसका हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब एक स्टॉक है, तो ये स्टॉक है, यहां से एक स्पीशीज निकलती है, यहां से एक स्पीशीज, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज निकलती है और डिफरेंट फंक्शन लेते हैं, डिफरेंट वे ऑफ फीडिंग लेते हैं, डिफरेंट हैबिटेट लेते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, जब कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप की स्पीशीज निकलते हैं। इनके एग्जांपल्स में आपको मिलेंगे मार्सुपियल्स, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, कंगारू एक्स्ट्रा, ठीक, वहां पे मार्सुपियल्स नॉन प्लेसेंटल, या आपको प्लेसेंटल्स में आपको मिलेंगे डार्विनस फिंचेस। ठीक, डार्विनस फिंचेस में क्या था, एक कॉमन एंसेस्टर जो सीड ईटिंग था, उससे फिर डिफरेंट वो फिंच निकल गई, जो आधुन ने जो है ये अपना फूड के लिए डिफरेंट वे मॉडिफाई करके उन्होंने अपनी बीक को मॉडिफाई किया और इंसेक्ट खाने लगे, कुछ ने और कुछ खाने लगे। ठीक है, तो डिफरेंट वहां पे निकल गए एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से। ठीक, उसको हम बोलते हैं एडेप्टिव
रेडिएशन। दूसरा यहाँ पे ये जो एनालॉगस है होमोलॉगस ऑर्गन्स है, ठीक है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आपको याद रखना है डाइवर्जेंट कौन है और कन्वर्जेंट कौन है। ये कन्वर्ज कर रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एक सिमिलरिटी देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक, ये डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, वो डाइवर्ज होकर डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसी तरह आपने दिया है फॉसिल्स, ठीक, फॉसिल। तो पहले आप क्या कर सकते हैं, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहे, तो उसके बाद करेंगे फॉसिल डिस्कस। ठीक, अब फॉसिल्स पे आते हैं। फॉसिल्स क्या है, ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना होगा फॉसिल्स के बारे में, फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक। हाँ, तो फॉसिल्स फॉसिल्स होते हैं हार्ड रिमेन्स, ठीक है, कुछ रिमेन्स जो होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो आज के सपोज आज के जिसको ऑर्गन को हमें क्लासिफाई करना है कि वो उस एंसेस्टर से कितना मिलता है, वो कितने उसके एंसेस्टर कितनी मतलब दूर तक चली जाती है या कितनी रिसेंट है, ठीक। तो दो वेज है इसको करने के। सपोज मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि एक इंसेक्ट था, पास्ट में हम मान लेते हैं कि वो एक्सटेंट हो गया, ठीक, अब नहीं है, लेकिन जब वो मर गया था उसका एक ऑर्गेनिज्म, उसका एक इंडिविजुअल उस स्पीशी का मर गया था, तो वो हम मान सकते हैं कि हॉट मड में वो बंद हो गया था, ठीक, कहीं पे थी तो वो जल गई, मतलब गर्मी से मर गया था, वहां पे हॉट मड थी, वो उसमें बंद हो गया। उसके बाद वो मड जो है हार्ड हो गई, ठीक। अब वो मड जो है ना वो उसको डिकम्पोज नहीं होने देगी, क्योंकि वो हार्ड मड उसको कवर करके वहां पे ऑक्सीजन बंद करेगी, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक, अगर पहुंचेगी बहुत कम पहुंचेगा, ठीक, तो उसको बहुत टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में। उसी तरह उसके बाद क्या हुआ, वो हार्ड मड जो है कन्वर्ट हुई रॉक में, या उस पर रॉक्स आ गए, उस पर कुछ लेयर्स आ गए सॉइल के, तो बहुत टाइम से ऐसे ही हो गया। और हमने जब वहां पे खोदा तो हमें वो मिला, तो हमें लगा कि वो यहाँ पे ये हमारा कोई किसी पर्टिकुलर स्पीशी का कोई पर्टिकुलर जो आज ऑर्गेनिज्म है उनका ये एंसेस्टर रहा है, ठीक है। या ये एक वे है ऐसे देखने का। आर्किटेक्ट ने दो वे डिस्कस किया हम कैसे करते हैं कि एज उनकी कितनी है। अब हमने देख लिया कोई, अब हमें कहां पता है कि ये कल मरा है या इस पे इतने साल हो गए हैं इतने, तो दो वे है इसके देखने के। एक वे है कि आप देखो कि कितने नीचे है, ठीक है। सपोज अगर आपको दो फीट आपने खोदा और आपको कोई जो है फॉसिल मिल गए, और आपने फिर 10 फीट खोदा फिर कोई फॉसिल मिल गया, तो जो 10 फीट वाला है वो नीचे है ना, मतलब क्या है, मतलब है कि वो इससे पहले पहले मतलब था, पहले या सर्वाइव कर रहा था, उसके बाद वो मर गया है। और जो रिसेंट है, जो 2 फीट खोदने के बाद मिला, वो रिसेंट है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ही नीचे गया है अभी। क्योंकि जो क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है, वो भी सॉइल पे है, उसके बाद उस पर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आने लगते हैं, ठीक, और वो नीचे नीचे चला जाता है। सपोज ह्यूमस आके बैठ जाता है, ठीक है, उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स होके, तो तब तक उसमें कुछ सॉइल लेयर्स बन गए होते हैं। तो ये एक वे है, हम ये देखते हैं कि कंपेयर करते हैं कि अगर ये यहाँ पे एक फॉसिल है, एक फॉसिल इतनी डेप्थ पे है, तो इनमें इतना गैप है, इनमें इतने साल का गैप है, ये इतने दूर पहले थे या इतने साल पहले ये हो गए होंगे। दूसरी वे है कार्बन डेटिंग, ठीक। हम डेटिंग करते हैं, एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, हम उनकी कंपोजिशन देखते हैं कि एज कंपेयर टू आज के ऑर्गेनिज्म में इसमें कितना परसेंट रह गया है, तो वो हमें ये आइडिया देता है कि ये कितने साल पहले पास्ट में था, ठीक, कितना ओल्ड है, इसमें क्या है, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। उसमें हम कहते हैं कार्बन के आइसोटोप को हम कंपेयर करते हैं कि आज के ऑर्गेनिज्म में कितना है और उसमें कितना है, तो फिर उससे हम कंपेयर करते हैं कि उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है, वो कितना डिकम्पोज होता है, कितने टाइम में होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसकी एज का पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट मेथड फॉसिल देखने का। फॉसिल आपके टेक्स्ट में 2-4 दिए, सपोज फॉसिल दिया है ट्री ट्रंक का, ठीक है, ट्री ट्रंक है, या आपको दिया है फॉसिल इनवर्टिब्रेट अमोनिएट का, या आपको दिया है फॉसिल इनवर्टिब्रेट ट्राइलोबाइट का दिया है, फॉसिल फिश दिया है, ठीक, एंड दिया है डायनासोर के स्कल का फॉसिल, ठीक है ना। तो और एक डायग्राम भी दिया है जिसमें आपको समझाया है क्या होता है, कि जो मैं आपको बोल रहा हूं कि कितना नीचे है वो दिया है एक डायग्राम में, और एक टेबल में दिया है और लिखा है उसको कि सपोज पहले ये थे, फिर डायनासोर आगे, फिर हॉर्स आगे, फिर सपोज सॉइल जो है हट गई, हमें हॉर्स का फॉसिल मिला, हमने और खोदा नीचे, तो नीचे हमें डायनासोर का मिल गया, तो हम कहते हैं कि हॉर्स का रिसेंट फॉसिल है और डायनासोर का बहुत ही पुराना फॉसिल है, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेते हैं। नेक्स्ट और भी एक टॉपिक है हमारे में, एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, ठीक है। हाँ, एवोल्यूशन बाय स्टेज में क्या है, ये भी मैं अभी डिस्कस करते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें नहीं है। एवोल्यूशन बाय स्टेज मतलब, पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम, ठीक है, सिंपली टॉपिक है, तो फिर उसके बाद
अगर हम बात करेंगे सपोज आईज की, ठीक है, आई की डेवलपमेंट कैसी हुई, तो हम आप तो ये नहीं बोलोगे ना कि एक ऑर्गेनिज्म था उसमें आई नहीं थी, उसमें डीएनए चेंज आ गई और आई आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना। सिंपल सी चीज है, इतना इजी नहीं है कि कोई कैरेक्टर जो है डेवलप हो फिर वो इतना पॉपुलेशन में चला जाए। तो उसके लिए कुछ चीजें होती है, टाइम लगता है, ठीक है। पहले क्या होता है, थोड़े से कुछ रूडिमेंट्री चीजें आ जाती है, ठीक, उसमें कुछ चेंज हो गया, उसको कुछ चेंज आ गई, उसको थोड़ा सा आई का स्ट्रक्चर जैसा बन गया। उसके बाद उसको लगा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं उसको कुछ चीजें सेंस कर पाता हूँ, तो ये थोड़ा डेवलप होने लगता है, ठीक है। उसी तरह उसमें फिर टाइम लगते लगते लास्ट पे ये आई बन जाती है और ये फिर कंटिन्यूअसली डेवलप होती रहती है, ठीक। ये यहीं पे खत्म नहीं है कि आप बोलोगे हमें आई आ गई, हमें नोज है, हमें ऐसी स्ट्रक्चर है तो यही रहेगा, नहीं। एवोल्यूशन चलता रहेगा, ठीक, जब तक ये सब रहेगा, ठीक है, जब तक अर्थ रहेगी स्टेबल, जब तक यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, तब तक एवोल्यूशन चलता रहेगा और डिफरेंट चेंजेस आती रहेंगी। तो क्या होता है, सपोज जब कोई चीज जो है ना यूजफुल होती है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो चीज में एडेप्टेशन आने लगती है और वो चीज परफेक्शन की तरफ चलने लगती है, ठीक है। वही मैंने बोला कि रूडिमेंट्री आईज, सपोज आपने बहुत बार सुना होगा कि उसमें रूडिमेंट्री आईज है, या सपोज ऑक्टोपस में रूडिमेंट्री आईज है, वो थोड़ा सा सेंस कर पाते हैं उससे। तो क्या हुआ, जब ऑक्टोपस से एवोल्यूशन बढ़ा तो उसने और ऑर्गेनिज्म में आईज जो है थोड़ा और कम्प्लेक्स होती गई, थोड़ा और मॉडिफाई होती गई, और जैसे हम में आ गई, जैसे हम आ गए लास्ट पे, तो हम में आईज जो है परफेक्ट थी, देखने के लिए हम देख पाते थे लाइट को यूज करके, ठीक। इसी तरह सपोज मैं आपको बताऊंगा सो फिदर्स के बारे में आपने ये सुना होगा कि फिदर्स फ्लाई होते हैं, वो उनको विंग्स फ्लाई करने के लिए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज पहले क्या था, पहले जो फिदर्स थे, आपने सुना होगा कि डायनासोर में फिदर्स थे, बहुत सारे डायनासोर ऐसे थे जिनमें फिदर्स थे, लेकिन वो उड़ नहीं पाते थे, वो उसको यूज करते थे इंसुलेशन के लिए। बाद में बर्ड्स को लगा कि अगर हम इन फिदर्स को यूज करेंगे फ्लाई करने के लिए तो हम उनको यूज कर सकते हैं, तो फिर बर्ड्स में ये अडेप्टेशन आ गई, उन्होंने फ्लाई करना स्टार्ट किया। इसी तरह और भी चीजें हैं, सपोज वही है कि जो चीजें आपको जो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट स्पीशीज में, वो इंडिकेट करता है कि कॉमन एंसेस्टर है। सपोज आपको मैं बताऊंगा, सपोज एक कैबेज है, ठीक है, वाइल्ड कैबेज था जिसको ह्यूमन ने पिछले 2000 साल से हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड कैबेज को हम कितने टाइम से, 2000 साल से, 2000 ईयर्स। उसको हमने क्या किया, आर्टिफिशियल एवोल्यूशन क्रिएट किया। आर्टिफिशियल एवोल्यूशन क्रिएट करके क्या मतलब है, वो एक कैबेज था, ठीक है, सिंपल था, उसमें लीव्स थे ऐसे। तो जो फार्मर था उसने कहा कि मुझे ये लीफ जो है क्लोजली पैकेट चाहिए, ठीक, उसने वो वाली अडेप्टेशन वहां से ली। सपोज उसमें वो अडेप्टेशन आ गई तो उसने उस वाली स्पीशी को लिया, उसको ग्रो किया और एक कैबेज जो है हमारे जो हमें मिली वो मिली कैबेज, ठीक है, कैबेज बन गई और जो कैबेज हम खाते हैं, ठीक। दूसरा फार्मर था, उसने क्या कहा, उसने कहा मुझे उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए था, मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है, ठीक है। Some have wanted to select for arrested flower development and have bred, ठीक है, ब्रोकली उनने बनाई, उनने क्या किया, उनने कहा कि हम जो उसके फ्लावर है मुझे वो अरेस्ट स्टेज में चाहिए, ठीक, वो थोड़ा आपस में मिले हुए स्टेज में चाहिए और वो थोड़ा ग्रीनिश कलर में चाहिए, पहले ही चाहिए, ठीक। यहां पे लिखा है सिलेक्ट अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, अरेस्ट फ्लावर की डेवलपमेंट अरेस्ट करके ही उसको चाहिए, मतलब कि जब फ्लावर ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको वहीं पे स्टॉप करनी चाहिए वो वाले प्रोसेस। तो वो वाले एडेप्टेशन जब उसमें आ गई तो उसने वो वाला ले लिया और वो वाला ग्रो किया। इसी तरह दूसरा फार्मर आ गया, उसने क्या किया, फॉर स्ट्राइल फ्लावर्स एंड हैव मेड द कॉलीफ्लावर, उन्होंने स्ट्राइल फ्लावर की एडेप्टेशन ले ली और कॉलीफ्लावर क्रिएट किया। इसी तरह फिर हमने कोलरबी किया या हमने कील किया, ठीक है, या रेड के बीच जो है ये वाली एडेप्टेशन हमने ली और इन एडेप्टेशन को डिफरेंट स्पीशी हमने क्रिएट की उस पर्टिकुलर वाइल्ड कैबेज से, ठीक है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, केल, ठीक, सब उसी एक वाइल्ड कैबेज से हमने बनाई। तो जब 2000 साल में सपोज हम एक एवोल्यूशन क्रिएट करके इतनी सारी वैरायटीज बना सकते हैं, तो नेचर क्यों नहीं कर सकता, ठीक, नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऐसी चीजें क्यों नहीं कर सकता, ऐसा एवोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता, ठीक। तो ये आपकी टेक्स्ट ने एक आर्गुमेंट दिया है जिसको आपको समझना है कि एवोल्यूशन की प्रोसेस जो कंटिन्यूअस है, ये आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में चूंकि कम टाइम है आपके पास, आप सपोज हमारे लाइफ टाइम 80 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर्स, तो उतने में हमें देखना है, उसके बाद तो नहीं कर पाते कुछ। नेचर के लिए, नेचर के पास बहुत सारा टाइम है, ठीक, नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स से इसको चलाता आ रहा है, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम है जिसमें उसने ये चेंजेस की है और ये चेंजेस कर सकता है, ठीक है, सिंपल है। तो
क्या होता है कि हम अब जो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि वही चेंजेस जो डीएनए में आती है वही ट्रांसमिट होती है डिफरेंट स्पीशीज में, डिफरेंट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। तो कितनी चेंजेस आती है, कितनी ज्यादा चेंजेस आ गई है, किस फेज में कितनी चेंज आ गई, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई, तो ये हमें हेल्प करता है कि इनको हम एवोल्यूशनरी बेस पे क्लास पे करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो हम एवोल्यूशनरी बेस पे करते हैं, किस बेस पे करते हैं, या तो हम एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ठीक, या तो फॉसिल्स के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एवोल्यूशन में स्टेज दिखाया है कि कैसे एवोल्यूशन क्रिएट करके ये चीजें बन जाती है, ठीक है, और फिर हम उनको क्लासिफाई कर पाते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आज के लिए थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा समझना में भी मुश्किल हो, लेकिन सिंपल है, एक बार टेक्स्ट से पढ़ोगे तो आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। कोई पॉइंट नहीं आता या रह गया तो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना है। बाकी वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है, कमेंट छोड़ के जाना है, एटलीस्ट हमें ये बताना है कि हम जो स्टाइल है हमारे पढ़ाने का वो आपको कितना पसंद आ रहा है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो है ही। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।